वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर कक्षा 12 के जो स्टूडेंट जिनकी राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में लिया हुआ है, उनके लिए पाठ्य पुस्तक 12वीं जो है समकालीन विश्व राजनीति, उसका एक महत्वपूर्ण अध्याय है अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उसके संबंध में क्विक रिवीजन करेंगे। बाकी सारे जो पाठों में मैंने प्रयास किया कि 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए, लेकिन ये अध्याय आपके बोर्ड के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें इस टॉपिक से संबंधित, इस पार्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप जरूर गौर करें। पहला जो टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में सहायता करते हैं। दूसरा है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में सहायता करता है। तीसरा जो इसका आवश्यकता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियम और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को ये विश्वास हो कि आने वाली लागत में सभी की समुचित भागीदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा, और कोई सदस्य उस समझौते में शामिल हो जाता है तो वह समझौते के नियम और शर्तों का भी पालन करेगा। इस तरीके से ये आवश्यकता थी। अब इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व के कुछ देशों ने मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन कहा गया, की स्थापना की, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा। राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में, यानी लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और 51 देशों द्वारा इसके घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करने के साथ ही यूएनओ की स्थापना हुई, यानी 24 अक्टूबर 1945 को। 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, और पोलैंड ने 51वें देश के रूप में 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए 1945 को। अगला है 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ, हालांकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद में इसका जो उद्देश्य था, यूएनओ का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के मध्य में सहयोग स्थापित करना। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, जो वर्तमान में अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2011 में इसके सदस्यों की संख्या 193 थी, और दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य 2011 में बना। वर्तमान में भी अभी इसकी यही संख्या है। अब यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग है, एक एक अंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है सुरक्षा परिषद, फिर आम सभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायशीता परिषद। यूएनओ की जो 6 भाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट जो 6 भाषाएं राजभाषा के रूप में जो स्वीकृत है, वो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनिश। लेकिन जो कार्यकाल संचालन की जो भाषा है, उनमें 2 ही भाषाओं को माना गया है या स्वीकृति दी गई है। तो जो कार्य संचालन की जो भाषाएं है उसमें है अंग्रेजी और फ्रांसीसी, और वैसे 6 राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। दोबारा बता दूं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। और जो कार्य संचालन की जो भाषाएं वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी, यानी फ्रेंच भाषा है। अगला है सुरक्षा परिषद। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है सुरक्षा परिषद। यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग। 5 स्थायी सदस्य इसके हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है, जिनको जो नाम है चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, इन्हें विशेष अधिकार या वीटो पावर प्राप्त है, और ये स्थायी सदस्य है। और इसके अलावा अस्थायी सदस्यों के रूप में 10 सदस्यों का जो चुनाव है वो आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है, और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है या इनमें जो पॉइंट्स है वो आप जरूर याद रखें। जैसे 5 सदस्य स्थायी कौन से हैं, इसके अलावा अस्थायी सदस्य वो 10 सदस्य होते हैं जिनको 2-2 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। अगला है आम सभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अगला महत्वपूर्ण अंग है वो है आम सभा। 193 जिसके देशों के जो भी सदस्य है वो इसके प्रतिनिधि इनमें शामिल होते हैं, और सभी को समान मताधिकार है, यानी एक एक मत देने का अधिकार होता है आम सभा में। इसके अलावा प्रमुख निर्णयों में 2/3 और अन्य निर्णयों में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, और निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते। इसके जो भी निर्णय है वो सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते। और विश्व की लघु संसद की उपाधि भी आम सभा को दी गई है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और महासभा जो है उसकी एकमात्र महिला जो अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष है, वो विजय लक्ष्मी पंडित रही। अगला है सचिवालय। अन्य जो प्रमुख संगठनों के कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो स्टाफ है वो सचिवालय में रहता है। इसका जो प्रधान है वो महासचिव कहलाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है वो सर्वाधिक शक्तिशाली पद कह सकते हैं, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह से आम सभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। यानी जो महासचिव है उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है, और इसका जो महासचिव है सर्वाधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और इसका प्रधान प्रतिनिधि होता है। अब वर्तमान में कौन है या पहले कौन रहे, इनके बारे में भी पूरी इसी वीडियो में जानकारी लेंगे। अगला इसका जो अंग है यूएनओ का वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा इसके 3 वर्षों के लिए इसके किया जाता है। सभी जो भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए इसके 54 यानी 54 सदस्य है आर्थिक सामाजिक परिषद में।
अगला इम्पोर्टेंट जो इसका अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायाधीशों का चुनाव है 9 वर्षों के लिए होता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा इनके न्यायाधीशों का चयन होता है। इसका जो मुख्यालय है वो है नीदरलैंड उसमें है। प्रथम भारतीय जो न्यायाधीश वहाँ पहुंचे थे वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1985 में, जो राजस्थान डूंगरपुर से संबंधित थे। अन्य न्यायाधीशों में दलवीर भंडारी 2018 से 2027 तक है। इसके अलावा जो 2012 में चुने गए थे और मूल रूप से ये जोधपुर के निवासी है। अगला है जो इसका अंग है वो है न्यास परिषद। इसके माध्यम से यूएनओ का उन देशों के प्रशासन और सुरक्षा संबंधी दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। और न्यायसिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम जो ट्रस्ट टेरिटरी थी वो पलाऊ, वो आज़ाद होने के बाद ही 1 नवंबर 1994 से ये परिषद स्थगित है। यानी अब इसका कोई विशेष रोल नहीं है, क्योंकि अब कोई भी देश है वो एक तरह से ट्रस्ट नहीं है या न्यायसिता प्रणाली के अंतर्गत कोई भी अभी टेरिटरी नहीं है। तो ये इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग थे। अन्य जो इम्पोर्टेंट इसकी जो एजेंसी है या इसके जो भी अंग है या इसके जो है उनमें है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि कोरोना काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा। उसके अलावा है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कंट्रोल काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग। अगला इम्पोर्टेंट जिसका जो अंग है या एक संगठन है वो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। और एक इम्पोर्टेंट इसका अंग है वो है यूनेस्को। ये जो है यूनेस्को है वो संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल यानी यूनेस्को में ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक और सी का मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो यूएनओ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मामला है। पहला है इसकी संगठन की प्रक्रिया और बनावट में सुधार। इसके तहत सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को इसकी सदस्यता दी जाए, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इसके बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। अगला पॉइंट है न्यायाधिकार में आने वाले कुछ मुद्दों की समीक्षा संबंधी सुधार। यानी इस संबंध में कुछ देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वो सिर्फ शांति संगठन या सुरक्षा से जुड़े मामलों में ज़्यादा प्रभावकारी हो, जबकि कुछ देश चाहते हैं कि संगठन अपने विकास और मानवीय भलाई के कार्य तक सीमित रहे। यानी इस पे भी मतभेद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगला है सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने और स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए निम्न मानदंड सुझाए गए हैं। यानी कौन सा सदस्य या इसका स्थायी सदस्य बनने का दावेदार हो सकता है, तो इसके लिए कुछ मानदंड है वो सुझाए गए हैं, जिनमें एक तो ये हो कि वो देश है वो बड़ी आर्थिक ताकत हो, उसके बाद सैन्य ताकत भी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी योगदान देता हो, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश हो, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, और वह अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दृष्टि से विश्व की विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो। और इन सब जो भी इसकी मानदंड या इसकी कसौटी है इस पर है वो भारत खरा उतरता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, तो भारत ने जो यूएनओ के ढांचे में सुधार है तो निम्न आधार पर समर्थन दिया है कि विश्व में यूएनओ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। यूएनओ के विभिन्न देश के बीच में सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, ये भारत का कहना है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से सुरक्षा परिषद ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी। यानी अभी जैसे सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है, भारत की मांग है कि अन्य जो देश है जिसमें भारत भी कह रहा है कि उसे भी स्थायी सदस्य ग्रुप में शामिल किया जाए, और जिससे इस विश्व बिरादरी का इसको ज़्यादा समर्थन मिलेगा। अब भारत की तरफ से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के पक्ष में कुछ तर्क है। तो पहला तर्क है कि भारत है वो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में दूसरे नंबर पे है, चीन के बाद में। दूसरा पॉइंट है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तीसरा है कि भारत में यूएनओ की जो भी लगभग सभी गतिविधियां हैं उनमें या जो भी कार्रवाई है उनमें भाग लिया है। इसके अलावा भारत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत ने यूएनओ के बजट में भी नियमित रूप से अपना योगदान दिया है। इसके अलावा भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रतीकात्मक महत्व को समझता है। इस कारण से भारत की है वो दावेदारी है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में काफ़ी मजबूत है। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के कुछ विपक्ष में जो तर्क है वो क्या है, तो पहला तर्क है कि कुछ देश है वो भारत का विरोध स्थायी सदस्य के रूप में मनोनीत करने से विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है और भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव के कारण स्थायी सदस्य के रूप में सफल नहीं रहेगा, ये उनका मानना है। दूसरा,
भारत को शामिल करने पर ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल नहीं करना पड़ेगा, जिसका स्थायी देश विरोध कर रहे हैं, जबकि भारत इन सभी देशों को भी स्थायी सदस्य ग्रुप में शामिल करने के लिए सहमत है या उनकी भी वो दावेदारी को समर्थन करता है। अगला है कि सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की दावेदारी है वो पहले होनी चाहिए, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी ब्राजील जैसे बड़े बड़े देश होते हुए भी कोई भी देश है वो स्थायी सदस्य नहीं है। तो इन सब के कारण है भारत का भी कुछ मामलों में विरोध हो रहा है। अगला पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी प्रासंगिकता, यानी वर्तमान में जैसे बीच में शीत युद्ध का दौर था तब 2 ध्रुवीय विश्व था। अमेरिका का प्रभुत्व होने के बाद और खास करके सोवियत संघ के विघटन के बाद में विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की महाशक्ति नहीं रहने के बाद में अमेरिका है वो अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति के बल पे यूएनओ की अनदेखी कर सकता है, ये भी बड़ा मुद्दा है। और यद्यपि एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ अमेरिका पर नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन यूएनओ और अमेरिका व शेष विश्व के बीच में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर भी यूएनओ के जरिए 193 देशों के बीच में संपर्क किया जा सकता है। तो विश्व यानी कि अब जो एक ध्रुवीय विश्व है इसमें भी अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है, यानी उसकी प्रासंगिकता अभी भी कायम है। इसके अलावा शेष जो विश्व है वो यूएनओ के मंच के माध्यम से ही, यानी यूएनओ के द्वारा ही अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ न कुछ अंकुश लगा सकता है। और आज विभिन्न समाजों और मुद्दों पे के बीच में आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी और इसलिए यूएनओ का महत्व है वो निरंतर बढ़ता रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं जो जीके का पॉइंट है, हालांकि पाठ्यपुस्तक में भी है लेकिन जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ के जो महासचिव है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं संक्षेप में। पहले महासचिव थे वो ट्रिगवे ली, 1946 से 1952, नॉर्वे के निवासी थे, वकील थे और विदेश मंत्री। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम का प्रयास किया और कोरिया युद्ध को समाप्त करने में नाकाम रहे। तो ये नॉर्वे निवासी ट्रिगवे ली है वो पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। दूसरे थे डैग हैमरशेल्ड, 1953 से 1961 तक स्वीडन के निवासी थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, वकील थे, सुएज नहर विवाद पे सुलझाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। कांगो संकट समाधान हेतु भी इनको मरणोपरांत शांति पुरस्कार दिया गया। तो दूसरे जो इसके महासचिव थे वो डैग हैमरशेल्ड। उसके बाद में यू थांट, म्यांमार यानी वर्तमान में जो म्यांमार है बर्मा, उनके निवासी थे, 1961 से 1971 तक ये रहे। शिक्षक थे, राजनीतिक भी थे। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में समाधान हेतु उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और कह सकते हैं प्रथम एशियाई थे जो महासचिव बने। उसके बाद में है कुर्द वाल्दिम, ऑस्ट्रिया के थे, 1972 से 1981 तक रहे। उसके बाद में कूटनीतिक विदेश मंत्री थे, बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख की। अगले इसके जो महासचिव थे वो जेवियर पेरेज दी क्यूआर, 1982 से 91 तक पेरू के निवासी थे, वकील थे, राजनीतिक थे। अफगानिस्तान और अल साल्वाडोर में शांति हेतु प्रयास किए और फॉकलैंड युद्ध में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में इन्होंने मध्यस्थता की। अगले महासचिव थे बुतरस गाली, 1992 से 1996 तक मिस्र के थे, यानी अफ्रीका के प्रथम और मिस्र के निवासी, राजनयिक विधिवेता थे, विदेश मंत्री भी रह चुके थे और एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट इन्होंने जारी की और मोजाम्बिक में यूएनओ का जो सफल अभियान है इनके नेतृत्व में चलाया गया। अगले इसके महासचिव थे वो कोफी अन्नान, ये भी दक्षिण अफ्रीकी देश घाना के निवासी थे, 1997 से 2006 तक रहे। इराक पे अमेरिकी हमले का वो इन्होंने अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद और शांति स्थापक आयोग की स्थापना की और 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार है कोफी अन्नान को दिया गया। अगला जो नाम आता है वो बान की मून, 2007 से 2016 तक दक्षिण कोरिया के निवासी थे, विदेश मंत्री भी रह चुके थे, कूटनीतिक ये भी थे। इस दल पे पहुंचने वाले दूसरे एशियाई थे और युद्ध वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर इन्होंने जोर दिया। उसके बाद है एंटोनियो मैनुअल ओलिवेरा गुटेरस, जिनको एंटोनियो गुटेरस भी कहा जाता है। ये 1917 से लगातार महासचिव रहे हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है और ये 9वें महासचिव है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थी कि राजनीति विज्ञान के ये जो क्विक रिवीजन की वीडियो है, इनके अलावा मैंने वन लाइनर प्रश्न और मल्टीपल चॉइस प्रश्न प्रत्येक पार्ट के मैंने पहले ही गत साल भी अपलोड किए हुए हैं। इस बार भी कोशिश करूंगा कि इस पार्ट से संबंधित जो भी गूगल क्विज है उसमें प्रश्न है आपको इसी वीडियो में लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपना प्रयास जरूर करें, गूगल क्विज में भाग लेकर के अपना मूल्यांकन जरूर करें। और राजनीति विज्ञान के प्रत्येक पार्ट से संबंधित मल्टीपल चॉइस और क्विक रिवीजन के वीडियो है, मैंने गत साल भी अपलोड किए हुए हैं, एक बार जरूर वो देखें, आपके बहुत उपयोगी रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।